प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली हल करने से पहले एक प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बारे में देख लेते हैं। क्या प्रमेय कहती है आपकी? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी आप भाज्य संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या भाज्य संख्या, उस भाज्य संख्या का जब आप गुणनखंड करेंगे तो वह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगा। देखिए कैसे। मान लीजिए आपने 210 का गुणनखंड किया, 210 तो 210 का यदि गुणनखंड करते हैं बच्चों, देखिए 2 से आप विभाजित करेंगे, 2 एक कम 2, भाग में जाए लग 0 और 2 पंचे 10, 105। 3 से डिवाइड होगा बच्चों, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15। फिर देखिए 5 से डिवाइड होगा, 7 पने 35, 7 से डिवाइड होगा बच्चों 1। तो 210 का जब आपने गुणनखंड किया तो देखिए 210 का गुणनखंड करने पे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 प्राप्त हुआ। तो 210 का गुणनखंड करने पर देखिए 2, 3, 5 और 7 प्राप्त हुआ। ये जो भी आपने गुणनखंड किया, ये सभी गुणनखंड की जो संख्याएं हैं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं बच्चों? अभाज्य संख्याएं हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, या 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते कि नहीं सकते? आप पहले चाहे 7 से विभाजित कर दें, पहले 3 से कर दें, पहले 5 से कर दें, किसी भी संख्या से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी क्रम में आप कर सकते हैं। तो एक प्रमेय कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह जो गुणनखंड, देखिए किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के सभी, देखिए 2, 3, 5, 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आप कोई भी क्रम रखिए, चाहे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 करिए, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 करिए, कोई भी क्रम रखिए, आएगा आपका यही। एक बार 2 आया है तो एक बार ही 2 आएगा, चाहे पहले 3 से काटे चाहे 5 से काटे। इसीलिए बोला गया है कि आने वाले क्रम क्या होते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब यूनिक। ठीक है बच्चों, कोई भी क्रम आप रखेंगे। 210 को आप पहले 3 से भी विभाजित कर सकते थे, 7 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, पर 5 से यदि आप करेंगे तो एक ही बार आएगा, 7 से भी करेंगे तो एक ही बार आएगा। कोई भी क्रम आ सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 50 का भी करते हैं, पहले आप 5 से कर दीजिए 10 आएगा, फिर आप 5 से कर दीजिए 2 आएगा, फिर 2 से कर दीजिए 1 आएगा। देख लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 50 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुणे 5 गुणे 5 भी आप लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, 5 की पावर 2 गुणे 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए 5 की पावर 2 गुणे 2 भी लिखा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब किसी भी भाज्य संख्या का, ध्यान रखिएगा, भाज्य संख्या का जब आप गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में मिलेगा। कोई भी भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्याएं ही आपको प्राप्त होंगी। और वह अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? कोई भी क्रम रखिए, जरूरी नहीं है कि आप पहले उसको 2 से काटे, फिर 3 से काटे, फिर 5 से ही काटे। किसी भी संख्या से आप काट सकते हैं, कोई भी क्रम कर सकते हैं। इसलिए बोला गया कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कोई भी क्रम हो सकता है। देख लीजिए ये क्रम आएगा आपका 210, और यही संख्याएं आपकी आएंगी। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 5 है बच्चों, संख्या 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान दीजिएगा,
जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए बच्चों, इसके लिए यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो, कहने लगे यदि कोई भी संख्या के इकाई में यदि 0 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी बच्चों? 5 से। तो इसका मतलब है जब हम इसका गुणनखंड करें 4 की पावर n का, तो इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए। यदि 5 नहीं आएगा तो इकाई जो होगी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि यदि 4 की पावर n, हल में आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी यदि वह 5 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या के इकाई में यदि 0 है तभी वह 5 से विभाज्य होगी। यदि ये 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए कर लेते हैं। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, देख लीजिए, लिखेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से 4 की पावर n का यदि आप गुणनखंड करेंगे 4 की पावर n का, तो क्या आएगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे की पावर n, 2 गुणे 2 की पावर n। ठीक है बच्चों, से हमें ये प्राप्त होता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से 4 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है। आप देख रहे होंगे बच्चों, 4 की पावर n का जब हमने भाज्य गुणनखंड किया 4 का करेंगे तो 2 गुणे 2 यही आएगा, और पावर n। अब 2 गुणे 2 में देखिए क्या 5 है? नहीं है, 5 नहीं है तो के गुणनखंड में 5 नहीं आता है या 5 नहीं आ रहा है। अतः n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जहां 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। यदि इसके गुणनखंड में 5 आ जाता है, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो देख लीजिए 2 दूना 4, 4 पंचे 20, इकाई में क्या आ गया? 0। तो यदि 0 पर समाप्त हो तो इकाई तो वह संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं, आपको यही लिखना था। हम जानते हैं कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त यदि होगी तो वह 5 से विभाज्य होनी चाहिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हमने इसका गुणनखंड किया, 2 गुणे 2 में 5 नहीं आ रहा है। अतः यह n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो। उदाहरण नंबर 6 है बच्चों, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और उस विधि से आपको 6 और 20 का LCM और HCF दोनों निकालना है। तो कर लीजिए बच्चों हल। 6 का अभाज्य गुणनखंड करें पहले, तो 6 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? देखिए 6 भाज्य है, गुणनखंड करिए, 2 से काट दीजिए पहले, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 20 का भी गुणनखंड कर लीजिए बच्चों, तो 20 का 2 से आप डिवाइड कर दीजिए 10, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए 1। तो यहाँ पर क्या मिला? 6 का गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 1। और 20 का गुणनखंड क्या मिला बच्चों?
2 गुणे 5। आप 2 गुणे 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, अब आप देख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो आपने गुणनखंड किया है, ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे न्यूनतम घात क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। ठीक है ना। एचसीएफ संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे न्यूनतम घात वाली संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे न्यूनतम घात वाली संख्या ही आपकी एचसीएफ कहलाएगी। तो देख लीजिए बच्चों, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, पहले ये आप देखिए, दोनों में उभयनिष्ठ 2 है और 2 है। ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी घात, देखिए यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो सबसे छोटी घात क्या है? 2 की पावर 1। इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड के साथ साथ शेष बची जो अन्य संख्याएं होंगी, उन सभी संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाएगा। जो उभयनिष्ठ संख्या होगी उसकी अधिकतम घात के साथ साथ शेष बची संख्याओं का भी गुणनफल एलसीएम कहलाएगा। ठीक है ना। तो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे अधिकतम घात तथा शेष बची संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बच्चों, जो उभयनिष्ठ संख्या है उस उभयनिष्ठ संख्या की अधिकतम घात और उसके बाद जो संख्या बच गई उभयनिष्ठ के बाद, उन सभी संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम में देखिए क्या हुआ। एलसीएम में उभयनिष्ठ क्या है? 2, और उभयनिष्ठ की सबसे अधिकतम घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे, अब जो बच गई शेष संख्या 3 और क्या बचा? 5। ठीक है बच्चों, तो गुणा कर लीजिए, 2 की पावर 2, 2 दूना 4, 4 त्याई 12, 12 पंचे 60। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों? एलसीएम होगा 60। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एचसीएफ महत्तम समावर्तक में क्या लेंगे? उभयनिष्ठ संख्या की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात, और एलसीएम में क्या लेंगे? उभयनिष्ठ की बड़ी वाली घात, उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात और जो संख्या बच जाएगी उन सभी का गुणनफल एलसीएम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 7 आपका है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम एग्जाम करना है। अभी आपने इसके पहले अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकाला, सेम इसमें भी आप हल करना है। हल करके देख लेते हैं। 96 का गुणनखंड करें बच्चों, 2 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसी तरह 404 का करके आप देख लीजिए बच्चों, 404 का करिए, 2 से डिवाइड करिए 202, फिर 2 से कटेगा 101। अब बताइए 101 क्या कटेगा किसी से? मुझे तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा हो तो आप बताएं। ठीक है बच्चों, इसको देखिए 96 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 96 बराबर
दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो कितनी बार आया बच्चों? 5 बार आया है, गुणे 3। 404 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 2 गुणे 101। ठीक है बच्चों, 2 गुणे 2 कितनी बार आया बच्चों? 5 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 3। यहाँ पर 2 कितनी बार आया बच्चों? 2 बार आया, 2 गुणे 2 101। ठीक है बच्चों, एचसीएफ आपने पढ़ा है, एचसीएफ में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ देखिए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में 2 है, और 2 की सबसे छोटी घात के यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 5, और यहाँ पर 2 की पावर 2, तो छोटी घात कौन सी हुई? 2 की पावर 2। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 2 बराबर 4। एलसीएम क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात और शेष बची अन्य अभाज्य संख्याएं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए 2 है, और 2 की अधिकतम घात 5, शेष संख्या कौन कौन सी बची? गुणे 3 गुणे 101। ठीक है बच्चों, अब गुणा कर लीजिए। गुणा आप लोगों को करना है, गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा? जल्दी बताएं। गुणा करने पे आपको मिलेगा 96 इंटू 96 9696 ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया एलसीएम। ये क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है, और इनका क्रम क्या होता है? अद्वितीय होता है। कोई भी क्रम, कोई भी आप क्रम कर सकते हैं, चाहे पहले 3 कर लेते फिर 2 से काटते, आपका उत्तर वही आना है। ठीक है बच्चों, आप इसकी उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ से एक फार्मूला भी बना है इसकी जांच करने के लिए, आपने पढ़ा होगा विगत कक्षाओं में। एक फार्मूला जांच करने के लिए है, देख लीजिए क्या है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं के एलसीएम के। ये फार्मूला होता है उत्तर की जांच करने का। आप दो संख्याएं जो हैं 96 और 404, इन दोनों का गुणा कर दीजिए और बराबर आप क्या कर दीजिए, दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, जो एचसीएफ 4 और एलसीएम जो आया है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पे आपको वही मिलेगा जो आपने 96 और 404 का किया है। ठीक है बच्चों, दोनों संख्याओं का गुणनफल यदि हम कोई संख्या a मान लें और दूसरी संख्या b मान लें, ठीक है बच्चों, और इन दोनों का यदि एलसीएम x आया है, मान लीजिए एलसीएम x है और एचसीएफ 22 है, तब a इंटू बी, यदि आप a इंटू बी करते हैं, ये दोनों संख्या को गुणनफल करते हैं, तो आपको x इंटू वाई एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर ही प्राप्त होगा। यदि नहीं प्राप्त होता तो कहीं आपका सवाल मिस्टेक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ठीक है बच्चों, अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 8। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो निकाल लीजिए बच्चों हल। पहले गुणनखंड कर लीजिए। 6 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 72 का कर लीजिए बच्चों, 2 से डिवाइड करिए, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। 120 का करिए बच्चों, 120 का करेंगे 2 से, कितना आएगा जल्दी बताइए? 60, 30, 15, अब 3 से करें, 5 से करें, 3 से 5 फिर 1। ठीक है बच्चों, अब इसको लिख लीजिए। 6 का गुणनखंड करने पर क्या क्या मिला? 2 गुणे 3। 72 का गुणनखंड करने पे 2 कितनी बार आया देखिए? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है। 3 कितनी बार आया बच्चों? 2 बार।
120 का गुणनखंड किया तो क्या क्या मिला, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार आया, 1 बार, और 5 1 बार आया। ठीक है बच्चों, तो HCF क्या कहता है, HCF कहता है कि उभयनिष्ठ संख्या का सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। ठीक है बच्चों, तो HCF देख लीजिए, तो सबसे छोटी घात क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ देखिए पहले है क्या, उभयनिष्ठ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उभयनिष्ठ, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है कि नहीं है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात, तो देखिए सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ठीक है ना, 1 आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए 3, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 की सबसे छोटी घात, यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 1, तो हम क्या लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे, तो 2 3 6, HCF क्या आया बच्चों, 6। अब एलसीएम देखें, एलसीएम क्या कहता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात, तो उभयनिष्ठ देखिए दोनों में क्या है, तीनों में क्या है, तीनों में उभयनिष्ठ है, 2 2 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 3 और यहाँ भी 3, तो क्या लेंगे, 2 की पावर 3 गुणे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, उभयनिष्ठ है, अधिकतम घात कितनी है 3 की, 3 की अधिकतम घात है 2, तो 3 की पावर 2। अभी क्या बच गया, अभी 5 बचा है, गुणे 5 कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिकाई 9, गुणे 5, 8 गुणे 9 पना 45, तो गुणा कर लीजिए, 8 45, 8 चौको 32, 32 4 36, कितना है 360। अतः इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों, 360, और एचसीएफ कितना होगा 6। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले एक फार्मूला भी अभी आपने पढ़ा है इसके पिछले उदाहरण में, कि यदि 2 संख्याओं का गुणनखंड करें, गुणनफल करें, और वह किसके बराबर आता है, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ये 3 संख्याएं हैं, तो ये विधि काम नहीं आएगी, यहाँ पे इसकी उत्तर की जांच इस विधि से माध्यम से नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस प्रश्नावली से पहले जितने भी उदाहरण थे आपने हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्नावली है 1.2 उसको भी आप आसानी से हल कर लेंगे, और हल आप स्वयं कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट।